गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा? बोलिए बोलिए बेटा। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सीखा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कैथोड और एनोड पे क्या क्या बनेगा, कितना अमाउंट बनेगा। ठीक है बेटा, इसके थ्रू हम लोगों ने ये जानकारी कर ली थी बेटा। अब जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है बेटा, वो है क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या है बेटा? लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है, जिसको बोलेंगे थर्ड पार्ट। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा। पहला वाला जो नर्स इक्वेशन थी बेटा, नर्स इक्वेशन पे भी क्या आती है बेटा? क्वेश्चंस आते हैं, और इस वाले पार्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है बेटा। ठीक है ना? ये क्वालिटेटिव पे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ओके बेटा। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, पढ़नी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। ठीक है? जैसा कि बेटा हमने बताया था कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितनी कितनी चीज़ें पढ़नी थी बेटा? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ क्या? केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गई किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो ये प्रोसेस जहाँ हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहेंगे। कौन से ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो ये सब फिनोमिना कराने में हेल्प करते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दोज सॉल्यूशन in which flow of current flow of current flow of current current flow of current will be possible through ions, फ्री आयंस की वजह से क्या होता है बेटा? जिसमें जो है चीज़ें पास होती हैं आयन के थ्रू, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है बेटा। अगर हम बोलें, क्योंकि अधिकतर आप लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी होगी, आपने मेटल के बारे में पढ़ा होगा। मेटल कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है ना? तो लिखोगे यहाँ पे बेटा, हेडिंग डालो, सम जनरल टर्म्स रिलेटेड टू कंडक्टेंस। सम जनरल टर्म्स रिलेटेड टू कंडक्टेंस, ये हेडिंग डालो बेटा। ठीक है ना? तो लिखोगे पहला, सम जनरल टर्म्स रिलेटेड टू कंडक्टेंस। लिखो, substance divided on the basis of conductivity in three types। पहला है बेटा कंडक्टर्स, दूसरा है
सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। चौथा है इंसुलेटर, इंसुलेटर। ये सब किसकी बातें हो रही बेटा? ये सब हम मेटल्स की कर रहा हूँ, मेटल्स की बातें कर रहा हूँ। लेकिन आपको इस चैप्टर में मेटल के साथ साथ क्या क्या पढ़नी थी बेटा चीज़ें? सॉल्यूशन को भी पढ़ना है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस चीज़ को समझने से पहले बेटा, इसको इसको समझने से पहले हमको ये चीज़ें समझनी होंगी। कंडक्टेंस क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है बेटा? तो कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स क्या होते हैं? बोलिए। दो सब्सटेंस, लिखो बेटा, दो सब्सटेंस इन विच, दो सब्सटेंस in which electricity flow easily, electricity flow easily। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है बेटा वो क्या हो जाती है? इजीली फ्लो होती है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो लेस देन कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो लेस देन कंडक्टर्स बट मोर देन क्या बेटा? इंसुलेटर। अब बात आती है इंसुलेटर क्या होता है। क्या होता है बेटा इंसुलेटर? बोलिए। दो सब्सटेंस इन विच, दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, डज नॉट फ्लो। ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, सब क्या कहलाते हैं? बोलिए बेटा। इंसुलेटर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने कंडक्टर्स के ऊपर बात की थी कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। और जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं? कंडक्टर्स में मेटल्स की बात करते हैं। लेकिन कंडक्टर्स तो कोई भी हो सकता है बेटा। कौन कौन से? जिसमें मेटल होते हैं उनको बोलते हैं बेटा मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स। और जिसमें सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिखोगे मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर्स। those conductor in which, those conductor in which electricity flow due to free electron, due to free electron, due to क्या बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन, due to free electron is called metallic conductor। due to क्या बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। बेटा ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको बगैर पढ़े
आप लोग समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है बेटा, क्या क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। पहले क्या लिखोगे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा, नो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, नो, इसमें कोई फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज नहीं होता, फिजिकल, नो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है। एंड थर्ड क्या होगा बेटा, इफ टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर if temperature is increases resistance will be increases। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है आपका कंडक्टेंस बढ़ जाना चाहिए। देखो देखो क्या होता है बेटा, ये मेटल है, ठीक है ना। अब इस मेटल में अगर आपने क्या कर दिया, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो मूव कर रहे होंगे बेटा, बोलिए। अब आपने यहाँ पे हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया, आपको करंट यहाँ फ्लो होगी। करंट क्या होती है, Q/T होती है, यानी कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है वही करंट कहलाती है। तो अब तुम सोचो, चार्ज का फ्लो अगर कम हो गया बेटा तो करंट कम हो जाएगी। ये टेम्परेचर है बेटा, ये टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, याद रखना। तो जैसे बेटा क्या होता है ना कि जैसे एक एग्जांपल से देखो बेटा, क्या होता है, जैसे चींटियाँ जा रही होती हैं, चींटी, ठीक है, ये चींटी जा रही होती हैं, जैसे ये ऐसे बहुत सारी चींटी जा रही होती है, ठीक है बेटा। तो ये चींटियाँ जा रही होती हैं और किसी भी कंटेनर के नीचे ऊपर चल रही होती है, आपने इसको हीट करना स्टार्ट कर, तो चींटियाँ इधर उधर हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, बोलो। जिस टाइम पे इस पॉइंट पे पहुंचना था वो उस पॉइंट पे थोड़ा देरी से पहुंचेंगी। तो वैसे यहाँ भी होता है, इलेक्ट्रॉन एक सीधी लाइन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड चलता है, और अगर आपने इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इधर उधर हो जाते हैं, उस पॉइंट पे उस वक्त नहीं पहुँचते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना कम हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की एक जो कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ गया है। चलिए अब लिखिए दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। क्या है बेटा, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। Electrolytic conductors are those conductors in which लिखो बेटा, electrolytic conductors are those conductors in which electricity flow due to फ्री आयंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे अगर एग्जांपल हम ले कि अगर हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने aqueous NaCl डिप कर रखा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ पे आयन क्या क्या होंगे, Na+ होगा, Cl- होगा, OH- होगा, H+ होगा, ठीक है। एनोड की तरफ मूव होंगे कुछ चीज़ें, एनोड की तरफ जो निगेटिवली चीज़ें होंगी वो जाएंगी, और कैथोड की जगह जो पॉजिटिव होंगी वो जाएंगी। बोलिए बेटा, जाएंगी नहीं जाएंगी। तो आप लोग देख रहे हो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या कंडक्टर्स और दोज कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू फ्री, क्या बेटा, फ्री आयंस, ठीक है, फ्री आयन की वजह से। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज विल बी अकर।
देखो पहले NaCl एक सॉलिड था, फिर आपने एक्वस बनाया, तो यहाँ पे कुछ और बन जाएगा, कैथोड पे एनोड पे कुछ और बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्या बेटा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विल बी अकर इन दिस कंडक्टर्स। नंबर तीसरा, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयन ज़्यादा बनेंगे, तो ज़्यादा क्या होंगे, इंक्रीजेस टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज क्या बेटा, ड्यू टू मोर आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड, मोर आयन प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, बोलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है बेटा, ओके। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं। अब बताइए हमको रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा रेजिस्टेंस। चलो आप मेटेलिक वाला ही बता दो, रेजिस्टेंस क्या होता है मेटेलिक। बोलिए क्या होता है रेजिस्टेंस। देखिए बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स ने क्या बताया था पहली बार, बोलिए बेटा बोलो क्या बताया था ओम्स लॉ, कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है ना, तो V बराबर आर आई, तो R बराबर V अपॉन आई, यही तो बताया था ना। बोलिए बेटा, लेकिन इसको डिफाइन कैसे आप करोगे बताइए। रेजिस्टेंस क्या होता है, लिखो ऑब्स्टेकल provided by the कर्नल। बेटा कर्नल अभी बता रहे हैं कि कर्नल क्या होता है, ओके, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड क्या बेटा, रेजिस्टेंस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ओके बेटा। तो ये कर्नल क्या होता है, देखो बेटा क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी, ये वायर है कोई, ठीक है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जाएंगे, तो यहाँ पे खाली स्थान रह जाएगा ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिनको क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। तो अट्रैक्ट करेगा तो उतनी रेट से फ्लो नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल प्रोवाइड हो जाता है, मतलब बाधा उत्पन्न हो जाती है उस वायर में, उस मेटेलिक कंडक्टर में, जिसकी वजह से जो इजीनेस होनी चाहिए फ्लो में वो नहीं हो पाती है, जिसके अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा बेटा, V डायरेक्ट टू R, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना फ्लो ऑफ करंट होगा। तो V का जब R तो आर आई हो जाएगा, तो जहाँ पे R बराबर क्या आ जाएगा बेटा, V अपॉन आई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस तरीके से देखो V अपॉन क्या हो जाएगा, आई। तो अगर हम बेटा इसकी बात करें, यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या होगी, R V अपॉन आई, ओम होगी बेटा इसकी यूनिट, या वोल्टेज पर एम्पियर ये भी कह सकते हो, और बेटा क्या लिख सकते हो, बोलिए, और ये भी लिख सकते हो ओम, इसे रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि ओम ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको ओम के नाम से भी इसकी यूनिट बना दी गई। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस वो चीज़ होती है कि कितना रेजिस्टेंस कम है और कितनी जल्दी इजी इलेक्ट्रॉन को फ्लो हो रहा है, वो चीज़ क्या कहलाती है, कंडक्टेंस कहलाती है। यानी कि
बेसिकली कंडक्टेंस जो होगी वो रेसिप्रोकल होती है किसकी, रेजिस्टेंस की। जितना कम रेजिस्टेंस होगा बेटा उतना अच्छा क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। मतलब रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा तभी कंडक्टेंस ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या लिखोगे डिफाइन इसकी, डिफाइन क्या होगी बेटा, लिखो इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ resistance and it is defined as it is defined as easiness मतलब आसानी से, ठीक है। easiness movement of ions and it is denoted by कैपिटल C। कैपिटल C तो क्या हो जाएगा कैपिटल C बेटा बताइए, कैपिटल C हो जाएगा 1/r, ठीक है ना। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, बोलिए, ओम इन्वर्स हो जाएगी क्योंकि आर की यूनिट ओम होती है, ऊपर जाएगी इन्वर्स होगी, और महो भी होती है, महो, ओके। और इसको बेटा साइमन भी बोलते हैं, साइमन्स, एस लगा देना, ऐसे लिख दिया करना, साइमन, SIEMEN, साइमन्स, कैपिटल एस ऐसे बना दिया करना, ठीक है, कैपिटल एस टाइप का, साइमन, ओके। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, किसकी बात करते हैं बेटा, ये सब जनरल टर्म्स हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है तभी आपको समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये वर्ड देख लेना आपको क्या है, किस तरीके से है। और रेजिस्टिविटी देखिए बेटा, कोई अगर मेटल शीट मेटल है, जैसे मान लो ये है, इसकी लंबाई L है और एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा, एरिया कितना है वो A है, ठीक है ना। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा कितना लंबा, वो डायरेक्टिव रेजिस्टेंस होगा L के, होता ही है L के डायरेक्टिव रेजिस्टेंस, और रिवर्सिव रेजिस्टेंस हो जाएगा किसके, A के, ठीक है ना। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है रेजिस्टिविटी, ओके, किसी भी मेटेलिक की। तो क्या आ जाएगा, R बराबर हो जाएगा, ये रो साइन हटाओगे तो L/A आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा बेटा, L/A। तो रो बराबर क्या आ जाएगा बेटा, रो बराबर आ जाएगा R इंटू A/L, R इंटू A/L। तो ये R क्या है बेटा, R रेजिस्टेंस है, A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है लेंथ ऑफ ऐसे। तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी तो ओम हो गई, इसकी हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, और लेंथ की सेंटीमीटर हो गई, तो क्या हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ओम सेंटीमीटर। तो ये हो गया रो, ये याद रखना बेटा, ये रेजिस्टिविटी होती है R इंटू A/L। ये क्या होती है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, चाहे आपसे क्या बोले बेटा, रेजिस्टिविटी बोले, दोनों एक ही बात है, ओके। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रेजिस्टिविटी कैसे होती है। रेजिस्टिविटी
इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रेजिस्टिविटी कैसे होती है वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बेटा कैसे होती है। देखिए मान लिया मैंने क्या किया बेटा, बोलिए। ये मैंने लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पे मैंने क्या भरा, बोलिए क्या भरा, इलेक्ट्रोलाइट भरा। यहाँ पे क्या भरा, इलेक्ट्रोलाइट भरा, ठीक है। और ये चीज़ें क्या हुई, हमने क्या लिया बेटा, जो इलेक्ट्रोड लिए हमने कुछ इस तरीके के लिए, ठीक है बेटा। जिनको हमने जोड़ दिया पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट से, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा, एरिया कितना है, ए है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो एल है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा बेटा बताइए। तो रो बराबर क्या होगा, रो बराबर होगा बेटा आर इंटू ए अपॉन एल, यही तो होगा, बोलिए। और वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है ये वॉल्यूम की बात हो रही है बेटा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, बोलिए। वॉल्यूम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या, एरिया इंटू लेंथ, ये भी तो लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा, इसको हम 1 सेंटीमीटर मान ले बेटा स्क्वायर, इसको 1 सेंटीमीटर लेंथ को मान लें तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया, मतलब 1 ml। बात समझ रहे हो। तो V बराबर 1 ml आ गया, ठीक है ना। ये V आयतन है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी, तो अगर हमको बेटा क्या कर दे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लें, 1 ले लें, और इनके बीच की डिस्टेंस 1 ले लें, मतलब एरिया को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया बेटा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस जो एल है वो कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोलाइट आएगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो इलेक्ट्रोलाइट आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा, बोलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है क्या, 1 ml, यही तो होता है, बोलिए। तो यानी कि ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड, अगर हम की डिफाइन पढ़ें बेटा, आपसे पूछे डिफाइन, तो आप कैसे बताओगे इसकी डिफाइन, क्या बताओगे डिफाइन, क्या लिखो, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, resistivity of electrolytic cell, resistivity of electrolytic cell is defined as resistance offered to all the ion, resistance offered मतलब ऑफर करना, ठीक है बेटा। डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है बेटा बताइए, ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि रेजिस्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगी वो 1 ml में देखी जाएगी। कितने में देखी जाएगी बेटा, 1 ml में,
यानी कि इसका जो 1 ml होना चाहिए उसमें कितने पॉजिटिव निगेटिव आयंस हैं, और उनके द्वारा, जैसे तुम सोचो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो उस हिसाब से उतना फ्लो नहीं हो पाएगा ना। जैसे आप मेले में चले जाओ, तो मेले में बहुत सारे लोग खड़े हैं, बोलो बेटा, और कुछ लोगों से, जैसे मैं बोलूँ अभी सब लोग मेल और फीमेल एक में मिक्स हैं। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि सब लोग उस मेले में अनाउंस कराऊं कि भाई एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे मेल, एक तरफ फीमेल इकट्ठा होंगे, ठीक है ना, बोलिए बेटा, बात समझ रहे हो? तो क्या होगा, ये एक दूसरे से धक्का मुक्की होगी कि नहीं होगी, तो वो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड हो जाएगा। वैसे ही क्या रेजिस्टिविटी मतलब क्या, कि कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है बेटा, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो पॉजिटिव निगेटिव टूटेगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव इतने सारे हैं कि एक दूसरे को टक्कर लगेगी, जिसकी वजह से क्या आएगा बेटा, रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस किस में देखा जाएगा, 1 ml में कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, ऑफर्ड हो रहा है ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन द 1 ml, यानी कि आयंस कितने प्रेजेंट है उस 1 ml में, उसकी वजह से जो रेजिस्टिविटी आ रही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ये भी कह सकते हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टिविटी इन, क्या बोलेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। ठीक है, बात समझ गए? चलिए।